है, तो हमने अभी सीख लिया है चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई हैं। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को सीखा है। उसके बाद अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वाट फैक्टर। अब इस फैक्टर की जरूरत क्या है, क्यों है, ये सब चीजें अब अभी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, देखो बहुत ध्यान से। एबनॉर्मल मोलर मास को समझने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट जो क्लास 11th के हैं, हालांकि कंप्लीटली वहां पे समझाया जाता है आपको चैप्टर इक्विलिब्रियम में, लेकिन मैं आपको कुछ हद तक समझाने की कोशिश करूंगा। एक पॉइंट होता है डिसोसिएशन और एक पॉइंट होता है एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है विघटन, टूटना। जब कोई एक मोल एक से ज्यादा मोल्स में टूट जाता है, जैसे NaCl को अगर मैं किसी उचित सोलवेंट में डिसोल्व करता हूं, जैसे मैंने वाटर में डिसोल्व किया। वाटर में इसलिए डिसोल्व करते हैं बेसिकली हम वाटर ज्यादातर सोलवेंट में हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर सोलवेंट लेते हैं, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है, मतलब इसका डिसोसिएशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव कैटायंस में NaCl को ब्रेक कर दिया और Cl नेगेटिव एनायंस में ब्रेक कर दिया। मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड में एक मोल लिया था और राइट हैंड साइड में कितने मोल्स बन गए हैं, 2 मोल्स बन गए हैं। 2 मोल्स बन गए हैं। एक मोल से कितने मोल डिसोसिएट हो गए, ये टूटना कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा कि इस तरह से कहा जाएगा डिसोसिएशन। ये क्या हुआ है, डिसोसिएशन। हालांकि NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3 ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं या बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये समझना है। पहले यहाँ पर धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ MgCl2 की, अगर मैं इसको मान लो किसी सोलवेंट जैसे कि वाटर में मैंने डिसॉल्व किया, कितना मोल लिया मैंने इसका, लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियली मैंने इसका 1 मोल लिया। अब इसको जब कंप्लीटली डिसोसिएट करूंगा, जब MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जब कंप्लीटली डिसोसिएट होता है आयंस में, तो इस तरह के आयंस बनते हैं कि Cl नेगेटिव देन Mg2 पॉजिटिव भी क्रिएट होता है। मतलब टोटल कितने मोल्स बन रहे हैं, 3 मोल्स बन रहे हैं। एक मोल लेकर के चल रहे हो और ज्यादा मोल्स बन रहे हैं, इसी को कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं इसको, डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। कि जब कोई एक सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शंस में, किसी केमिकल प्रोसेस में अपने लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट से ज्यादा मोल्स किसके दे देगा, मेरे को प्रोडक्ट साइड में दे देगा, तो उस रिएक्शन को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। देखो ध्यान से, अभी तक फंडा क्या था, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था। भाई चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से सुना हो तो चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया है कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब किसी सोलवेंट में गिरते थे तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती थी, या उसका फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती थी, या उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। इस तरह के हम मतलब लेकिन उस केस में जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने लिए हैं, वे बेसिकली मैंने लिए क्या थे, ज्यादातर मैंने लिए थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया। इस तरह के मैंने अभी तक जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए थे, वे इस तरह के लिए थे जो कि क्या होते हैं बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो आयंस में डिसोसिएट ना हो। जो आयंस में डिसोसिएट ना होने क्या कहते हैं हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये आयंस नहीं बनाते थे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या हो सकते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या हो सकते हैं भाई, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट हम डिसोल्व करते थे टू चेक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं सोल्यूट, और इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि NaCl। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो आयंस में डिसोसिएट हो, जो आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट भी बेसिकली कितने तरह का होता है, दो, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। एग्जांपल की बात की जाए NaCl, MgCl2, AlCl3 और KCl, ये है ना, MgSO4, ये सब क्या है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ही एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली 100% डिसोसिएट ना हो, मतलब आपने 100% लिया है शुरुआत में, लेकिन वो कुछ 90%, 95%, 70% डिसोसिएट हो रहा है, कुछ मात्रा उसकी ऐसी है जो डिसोसिएट नहीं हो पा रही है। मतलब ये क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड को जब हम गिरते हैं, अब हालांकि एसिटिक एसिड एसोसिएशन भी देगा, वो कब देगा भी समझेंगे इस चीज को, फिलहाल मैं डिसोसिएट समझा रहा हूं। तो याद रखना कि जब हम अभी तक हम जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे थे, जब हमने उनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था, वो क्या लिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से डिसोसिएशन और एसोसिएशन की प्रक्रिया हो ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब दिक्कत क्या होगी ये समझना, मेरी बात यहाँ पे समझेंगे आगे। तो पहले ये समझेंगे, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, पहली बात तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो डिसोसिएट होंगे, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग कहलाए जाएंगे। जो पार्शियली होंगे उन्हें क्या कहेंगे, वीक कहेंगे। इस तरह से डिसोसिएट होंगे। अब बात की जाए एसोसिएशन की, अगर बात मैं इस एसिटिक एसिड को, अगर मैं इस एसिटिक एसिड को, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, और अगर मैं इसको बेंजीन में, बेंजीन जो मेरे पास सोलवेंट का काम करेगा, उसके अंदर जब मैं इसको डिसोल्व करूंगा, तो इसके दो मोल मिल करके आपस में एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या बना देंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे। अब वो कैसे बनाएंगे वो ध्यान से समझना, इस तरह से अभी बनाऊंगा। जब दो मिलकर के एक बना देंगे, इसको कहेंगे हम डाइमर। क्या बना देंगे, बेसिकली एक डाइमर बना देंगे। क्या बना देंगे, डाइमर बना देंगे। अब ये डाइमर होता क्या है, कैसे होता है, ध्यान से समझो। एक्चुअल में ये ऐसे होगा, ये है CH3 CO और OH, ये एक मोल है किसका, एसिटिक एसिड का। जब ये बेंजीन के अंदर जाता है तो मैंने इसका एक मोल और लिया, CH3 COOH। अब वो ध्यान समझना, O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से और कार्बन से, दोनों से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जब ये साझे के इस इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव करता है, तो इट बिकम्स पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एंड इट बिकम्स पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली यहां से H का और O के जो बीच का बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा, वो पेयर ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो याद कराई जाएंगे कैसे कैसे बाद में जब उनका कंसेप्ट आएगा, फिलहाल समझो। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया पार्शियल, O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलर बिहेवियर इस साइड में भी हुआ होगा, इस साइड में भी हुआ होगा, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से आपस में एक बॉन्ड के माध्यम से, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से
ऐड हो गई, आपस में जुड़ गए हैं, और जब दो मोल मिल करके एक बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, डाइमर कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइमर कहेंगे, याद रखना। और जब एन मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स कहेंगे तो हम उसे पोलेमर कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे कि एथीन, एथीन बहुत सारी इथीन मिल करके जब CH3 CH2 CH2 ये होती है इथीन, और जब इसके एन मोल आपस में किसी सोलवेंट में, वो बाद में देखेंगे, किसी सोलवेंट में घेर दूंगा तो ये बन जाएगा क्या, CH2 CH2 CH2, इस तरह से ये बन जाएंगे पॉलीएथीन, पॉलीथीन जिसको हम बोलते हैं पॉलीएथीन। तो ये होता है पोलेमर। बेसिकली क्या होता है, पोलेमर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन मॉलिक्यूल्स मिले, लेकिन हमें ध्यान किस पे देना है, डाइमर पे। क्या बताया मैंने, ध्यान से समझना। अभी तक मैंने जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें जो मैंने सोलवेंट लिया है वो कौन लिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जिसकी वजह से ना तो डिसोसिएशन हो रहा था, ना तो डिसोसिएशन हो रहा था, ना ही क्या हो रहा है, एसोसिएशन। इसमें इसको डिसोसिएशन नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, एसोसिएशन। एसोसिएशन क्यों बोलोगे एसोसिएशन, भाई लेफ्ट हैंड साइड में 2 मोल, राइट हैंड साइड में कितना बन रहा है, 1, मतलब 2 ने मिलकर 1 बनाया। जब लेफ्ट साइड में ज्यादा होंगे, राइट साइड में कम होंगे, तो एसोसिएशन कहलाया जाती है रिएक्शन। और जब लेफ्ट हैंड साइड में कम होंगे और राइट हैंड साइड में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब वो डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएट, टूट रहा है। बेसिकली टूटने वाली प्रक्रिया डिसोसिएशन और जुड़ने वाली प्रक्रिया क्या होती है, एसोसिएशन। जो कि पहले जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके केस में ना तो डिसोसिएशन होता है और ना ही क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात बताओ ध्यान से, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड किस पे करती थी, नंबर ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोलवेंट, मतलब पार्टिकल्स ऑफ सोलवेंट पे कितनी ज्यादा अमाउंट लिया सोलवेंट की, इस बात पे डिपेंड करती थी। क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट पे, पहले मैं इसको रब करूंगा, पहले यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो ध्यान से। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्वांटिटी के ऑफ सोल्यूट। कितने ज्यादा सोल्यूट है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, बेसिकली कितनी ज्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, उस बात पे डिपेंड करती थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अभी तक हमने जो सोलवेंट लिए थे वे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। अब तुम ध्यान से एक बार सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक बार ऑब्जर्व करोगे ना, तो वहां से अगर मैं भी ऑब्जर्व करवाऊंगा, हालांकि जो मोलर मास है किसका, सोल्यूट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ध्यान से समझना मेरी बात, यहां पर समझना, कैसे समझाऊंगा। और इसी फॉर्मूले से जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, जो MCQ बेस्ड होंगे, मैं वहां से सोल्व भी करूंगा बाद में। पहले यहां पर ध्यान से समझ मेरी बात को। अगर आप कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठा लो रैंडमली, जैसे मैं उठा लेता हूं, मान लो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोलवेंट। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उठाओगे, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सोल्यूट के, या ऐसा कह लो मोलर मास जो है सोल्यूट का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, चारों की चारों। अब ये बताओ ध्यान से, यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। पहले मैं इसको रब करूं। अब ये बताओ एसोसिएशन या डिसोसिएशन जब होगा किसी भी सोल्यूट को, अगर मैं किसी भी सोलवेंट में घेर देता हूं, अगर एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ आयंस तो चेंज होंगे या नहीं होंगे, मतलब आयंस क्या होंगे, चेंज होंगे। आयंस चेंज होंगे तो ड्यू टू, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं लिखूंगा अभी, ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, चेंज होंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, बेसिकली चेंज
देख लो ध्यान से, नंबर ऑफ आयंस चेंज हो रहे, जैसे NaCl के एक आयन से बन गए कितने, डिसोसिएशन होने के बाद में कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस चेंज हुए, या कह लो नंबर ऑफ मोल्स जो हो गए वो क्या हो गए, चेंज हो गए। नंबर ऑफ मोल्स जब चेंज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी जब चेंज होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई ना कोई पक्का क्या आएगा, तो चेंज किस में आएगा, चेंज इन किस में आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी जो चेंज जब आएगा, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट में भी चेंज आएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। पक्का चेंज आएगा, नहीं आएगा भाई, कैसे आएगा, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा था, तो ना तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे थे, ना नंबर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ नहीं रहा था, तो मोलर मास जो होती चल रहा था सॉल्यूट का। लेकिन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन की प्रक्रिया रिएक्शन में हो जाए तब आयंस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी मोल्स चेंज हो जाते हैं। भाई एक मोल था NaCl का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने बन गए, दो बन गए। MgCl2 का एक मोल लिया था, राइट हैंड साइड में कितने बन गए, तीन बन गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस चेंज हो गए, मोल्स चेंज हो गए। अब जब मोल्स चेंज होंगे मतलब एक क्वांटिटी ही तो है, मोल्स मतलब क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। जब क्वांटिटी चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा, का चेंज आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले जैसी नहीं रहेगी जो पहले पढ़ रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, उस चेंज को हम समझेंगे क्या होगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो जाहिर है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और जो मोलर मास है सोल्यूट का, या तो ये हायर आ जाएगा या फिर ये कम आ जाएगा, जो एक्सपेक्ट किया था, या जो है ना थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या आ जाएगा, या तो ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा। डिसोसिएशन एसोसिएशन होने के बाद जो मोलर मास है सोल्यूट का, या तो वो ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा देन एक्सपेक्टेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू। उस मोलर मास को जो या तो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उसी को कहते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। ये नॉर्मल नहीं रहा है, ये क्या हो गया है, एबनॉर्मल मोलर मास। अब मैं सारे डाटा को पहले लिखता हूं, उसके बाद में आगे we already study about colligative properties, but in that cases जो हमने केसेस लिए हैं, हमने क्या लिया है, we taken नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि नॉन वोलेटाइल भी था, सोल्यूट। एग्जाम्पल क्या बताए हैं, एग्जाम्पल क्या क्या लिए थे, जैसे मैंने लिया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बात बताएंगे कौन कौन से क्या क्या हो सकता है, बेसिकली फिलहाल यही मेजर है हमारे यहाँ पे। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, there will be a change in the, क्या चेंज आ जाएगा, या तो इलेक्ट्रोलाइट जब होगा, इलेक्ट्रोलाइट आप सोल्यूट लोगे तो या तो वो रिएक्शन में डिसोसिएट हो जाएगा या एसोसिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी में चेंज, देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी या मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट में चेंज आ जाएगा, क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, और क्वांटिटी
पर जो डिपेंड करे, सोल्यूट की क्वांटिटी पर जो डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते थे हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते थे। बाय विच, जिसकी वजह से देयर विल बी अ चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आ जाएगा? पक्का कोई ना कोई चेंज आ जाएगा, 100% चेंज आ जाएगा। एंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट आल्सो चेंज। मोलर मास भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बिकॉज, क्यों हो जाएगा चेंज? क्योंकि मैंने बताया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड किस पे करती थी? क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर। सोल्यूट की क्वांटिटी या सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। एंड मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ किसका? सोल्यूट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बताया मैंने? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताई। कहां से पता चला? सारे के सारे फॉर्मूलाज उठा करके देखो, वहां से पता चल जाएगा। अब ये बताओ ध्यान से, जब मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लिया तो यहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया था, जिसकी वजह से मोलर मास में कोई चेंज नहीं आया था। लेकिन इस बार मैंने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लिया है जिसकी वजह से क्वांटिटी चेंज हो गई। क्वांटिटी चेंज हुई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया? चेंज हो गया। दिस मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये जो मोलर मास आया है किसका? सोल्यूट का, विल बी आइदर, या तो हायर, या तो ज्यादा होगा, या क्या होगा? कम होगा, लोअर होगा देन किससे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोलर मास। मोलर मास की एक्सपेक्टेड वैल्यू से या तो ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा, विच इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ किसका कहा जाएगा? सोल्यूट का कहा जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? पहले समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ता हूं जल्दी से, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। देखो ध्यान से, कोई समस्या नहीं है। द चेंज टू स्टडी द चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या बताया? हमें स्टडी करनी है अब किसके बारे में? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। किसकी वजह से जो चेंज हुआ है? भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई ना कोई क्या आ गया है? चेंज आ गया है। किसके कारण आया वो चेंज? या तो डिसोसिएशन के कारण आया है या एसोसिएशन के कारण आया है। वो जो चेंज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो चेंज हुआ है उसकी स्टडी के लिए इन 18 एंड 80 जो वांट हॉफ जो थे, इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर, उन्होंने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, आई को, जिसको किससे डिनोट किया? आई से डिनोट किया, विच इज कॉल्ड, जिसको क्या कहा गया? वांट ऑफ फैक्टर। अब ये आई है क्या और इससे कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो परिवर्तन आया वो कैसे मेजर होगा, वही हम समझेंगे। अब ये आई कैसे निकालते हैं? हेयर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर आई आर एज
आई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो दिमाग में होने चाहिए। तो आई का पहला फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जरिए निकालेंगे। वो है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने ऑब्जर्व की थी, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और अपॉन में कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक तो ये फॉर्मूला है आई को निकालने का। आई को निकालने का पहला तरीका क्या बताया? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किससे डिवाइड कर दोगे आप? थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऊपर रख रहे हो, मान लो आप क्या रख रहे हो ऊपर? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर ऊपर, वेपर प्रेशर नीचे, दोनों की यूनिट सेम है, तो कट के क्या आएगा? यूनिटलेस। आप एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली ऊपर भी केल्विन नीचे भी केल्विन, दोनों यूनिट सेम, कट के क्या होगा? यूनिटलेस। तो आई हमेशा क्या आएगा? यूनिटलेस। ये क्या है? हमेशा एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी भी क्या, बल्कि एक यूनिटलेस फैक्टर बोलना चाहिए कि यूनिटलेस फैक्टर होगा। फिलहाल में क्वांटिटी होगा। आई को निकालने का दूसरा तरीका भी होगा, देखो ध्यान से क्या होगा। थ्योरेटिकल जो मोलर मास है, जो थ्योरेटिकल मोलर मास था किसका? सोल्यूट का, और अपोन में जो ऑब्जर्व्ड को है ना, तो क्या है? थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसके जरिए से भी निकाल देंगे हम आई को। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मेरे काम में आएगा, क्या है? डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से चेंज हुआ है। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता ही ना, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी भाई। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? या तो डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद जो मोलर मास सोल्यूट का आया है वो ऊपर रख दो, और डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने से जस्ट पहले जो मोल है ना, क्या थे किसका? मोल से किसके? वो नीचे रख दो मोलर मास। क्या बताया? मोलर मास ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद जो मोलर मास है सोल्यूट का, वो तो ऊपर रख दो, और नीचे क्या रख दो? मोलर मास ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यहां पर आई को इंट्रोड्यूस किया गया। वही ध्यान से समझोगे, जब आपने शुरुआत में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लिया है तो कोई चेंज नहीं आ रहा है किसमें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए जो सोल्यूट लिया है नॉन वोलेटाइल, वो कौन सा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से आयंस में कोई चेंज नहीं हो रहा था, आयंस एज इट इज थे। बट इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लेता हूं, तो या तो डिसोसिएशन हो जा रहा है या एसोसिएशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से मोल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। एसोसिएशन में मोल्स कम हो जाते हैं, डिसोसिएशन में मोल्स बढ़ जाते हैं। एसोसिएशन जब होता है 2 से 1 बन गया, डायमर लिया था अभी हमने, है ना, अभी समझाते हैं उसको भी, ध्यान से समझेंगे। तो इसीलिए वॉन्ट आपने क्या इंट्रोड्यूस किया? आई इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो चेंज हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसको निकालने के लिए। अब वो कैसे निकालेंगे पहले ध्यान से समझेंगे। यहां तक कॉपी करो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, अब ये डिसोसिएशन it is the process in which any solute will dissociate into ions
क्या किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? आयंस में। और डिसोसिएशन बेसिकली जो पाया जाता है वो उन इलेक्ट्रोलाइट्स में पाया जाता है इसमें आयनिक बॉन्ड होता है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम कौन से लेंगे? एग्जांपल के तौर पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैं बात करता हूँ NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, MgSO4, EtC, ये लेंगे हम। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझोगे, अब जैसे NaCl ये क्या है? सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अभी मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है मेरे पास ये। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये क्या होंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। जब मैं इनको किसमें टेयर दूंगा? सोलवेंट में डिसोसिएट करूंगा तो ये कंप्लीटली क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट। यहाँ पर कितने मोल है शुरुआत में? 2 मोल्स है। और बाद में कितने? सॉरी 1 मोल है। और लास्ट में कितने मोल्स बन गए? 2 मोल्स बन गए। अब I की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो I क्या होती है? मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स बन रहे हैं? 2। और बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने मोल्स हैं? 1। तो I की वैल्यू कितनी आएगी? NaCl के लिए 2 आएगी। सिमिलरली अगर मैं KCl की बात करता हूं, KCl भी 100% डिसोसिएट होगा क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इसको सोलवेंट में डिसोल्व करूंगा तो ये किस किस कटायन और एनायन में डिसोसिएट होगा? एक तो K पॉजिटिव कटायन में और Cl नेगेटिव एनायन में डिसोसिएट होगा। अब जब ये चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये 100% डिसोसिएट होगा। 100% डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू क्या निकालोगे? शुरुआत में 1 मोल है और राइट हैंड साइड में कितना मोल्स है? टोटल 2 मोल्स। तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो I की वैल्यू KCl के लिए भी कितनी आएगी? याद रखना 2 आएगी। अगर बात करता हूं AlCl3 की, अगर मैं बात करता हूं किसकी? AlCl3 की, जैसे ये लिया मैंने, ये है AlCl3, 1 मोल मैंने लिया है इनिशियली, मैंने इसको किसी सोलवेंट में डिसोल्व कर दिया, जस्ट लाइक वाटर में मैंने इसको डिसोल्व किया, तो बनने वाले आयंस क्या होंगे? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो किस किस में डिसोसिएट होगा? इस तरह से डिसोसिएट होगा। 3 तो Cl क्रिएट होंगे नेगेटिव के साथ और 1 Al, 4 आयंस बनेंगे, बेसिकली 4 मोल्स बनेंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान से समझ गए होंगे कि I जब निकालोगे, I वन था फैक्टर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो I की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से निकल के भी 4 आएगी, क्योंकि ये 100% क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। तो बेसिकली I की वैल्यू क्या होगी? अगर NaCl के लिए देखूं तो कितनी आएगी? 2। KCl के लिए भी 2। MgCl2 के लिए कितनी आएगी? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये 3 मोल बनाएगा। 1 मोल से तो 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। MgSO4 के लिए 2 आएगी। क्यों? क्योंकि Mg2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये 2 आयंस बनाएगा। समझ गए ना? ये बात ध्यान से समझना। तो ये बात नोट डाउन करना, डिसोसिएशन को समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना होकर के कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है, पहले मैं इसको रख कर दूं। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है तब डिग्री, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं? वो मात्रा जो डिसोसिएट हो चुकी है, द अमाउंट of solute which is dissociate into ions। जो आयंस में क्या हो गई है? डिसोसिएट हो गई है, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना? और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जब निकाला जाएगा वांटा फैक्टर से, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको I में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फा से रिप्रेजेंट होगा, इन दोनों में जो रिलेशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट होगा? अल्फा से रिप्रेजेंट होगा। तो होगा I इक्वल्स टू, I क्या है? वांटा फैक्टर 1 प्लस
n माइनस वन इंटू अल्फा। जैसे कि NaCl 100% डिसोसिएट हुआ था, तो n के केस में तो 100% डायरेक्टली आई की वैल्यू 2 रख देंगे। बट अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो किसी पार्शियल डिसोसिएशन के केस में, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहां पर आपको आई की वैल्यू और निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे वो सवाल देख करके पता चलेगा, और एन फैक्टर में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यूज निकल के आ जाएंगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझा देता हूँ एसोसिएशन को। यहाँ से एक फॉर्मूला डायरेक्टली भी बना देता हूँ, ध्यान समझना। ये 1 इधर चला गया तो I माइनस 1, और ये अपॉन में चला गया n माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होगा? I माइनस 1 n माइनस 1, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब एसोसिएशन को भी समझेंगे पहले बहुत ध्यान से। एसोसिएशन भी समझेंगे। एसोसिएशन क्या होगा? एसोसिएशन क्या होगा? इट इज द प्रोसेस इन विच सम मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर एसोसिएट एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? एसोसिएट। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। तो जब एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डिसोल्व करते हैं तो वो डाइमर बनाता है एसोसिएशन के जरिए से। कैसे बनाता है मैंने अभी बताया। ये CH3COOH कि जब 2 मोल लेते हो और आप इसको किस में डिसोल्व कर देते हो? बेंजीन में डिसोल्व कर देते हो, तो ये क्या बना देता है? इस तरह के मोल्स को इस तरह से जोड़ देगा, CH3COOH, ठीक है ना। और ये रहा CH3COOH, ये एक मोल है एसिटिक एसिड का, ये दूसरा मोल है एसिटिक एसिड का। और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब ये क्या होगा? ये मोल्स आपस में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसी को क्या कहेंगे? अपन डाइमर कहेंगे। जब मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मैं इस डाइमर को वहां पे पढ़ूंगा। और आप ध्यान से समझना, जब आई में वो मतलब पहले यहाँ पे समझो, द अमाउंट ऑफ एसोसिएट्स ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड, कितनी मात्रा एसोसिएट हुई है उसको क्या कहते हैं हम? उसको क्या कहते हैं हम? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और इसको भी डिनोट आप अल्फा से ही करते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए आपने इस्तेमाल किया I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहाँ पर I और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में जो रिलेशन होगा वो होगा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्या? या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कैसे? अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये n क्या है? n फैक्टर है। अभी समझो, अगर इन केस, अगर सवाल किसका है? डाइमर का है। इन केस ऑफ डाइमर, पहले यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको कॉपी करो, मैं समझाता हूँ कुछ। डायरेक्टली अगर कभी भी पेपर में डाइमर शब्द दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको कभी भी इन केस ऑफ डाइमर डायरेक्टली याद रखोगे, इन केस ऑफ डाइमर, यहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन केस ऑफ डाइमर, अगर डाइमर का केस है तो आप डायरेक्टली क्या, एक से कितने बन रहे हैं? 2, तो n के प्लेस पे जब 2 रखोगे तो क्या आएगा? तो I इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। n के प्लेस पे 1 से 2 बन गए ना, 2 मोल एसोसिएट हुए हैं, तो 2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 माइनस के
-1/2 अल्फा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया क्या, इस तरह का फॉर्मूला बन गया, ध्यान से समझना कि वैसे लो I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये डायरेक्टली आप याद रखोगे, जब कभी भी क्वेश्चन में डाइमर का जिक्र होगा मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाऊंगा पेपर में, याद रखना मेरी बात। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। अब यहां पर एक चीज और समझनी है, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो अगर I की वैल्यू, अगर I की वैल्यू नोट करके ये दे रहा हूं आपको, I की वैल्यू अगर 1 I है, अगर I की वैल्यू 1 I है, अब I होता क्या है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एसोसिएशन या डिसोसिएशन से बाद में कितने मोल्स बने, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले कितने मोल्स बने, ये दिमाग बनाना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आता। अगर I की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो मोल्स पहले थे वही मोल्स अब है। भाई 1 कब आएगा, जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे पूरी तरह से। मतलब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इस तरह से कट के बनाएगा। मतलब ना तो डिसोसिएशन हुआ होगा ना एसोसिएशन होगा। तो यानी कि I इक्वल्स टू अगर 1 है तो ये बात क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर I की वैल्यू 1 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाइदर एसोसिएशन और नॉर डिसोसिएशन टेक प्लेस। याद रखना, यहां से डायरेक्टली मैं क्वेश्चन उड़ाऊंगा। अगर I की वैल्यू, ध्यान से समझना, 1 से बड़ी कब आएगी, 1 से बड़ी कब आएगी, 1 से ज्यादा कब आएगी, बेसिकली जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे ऊपर मान लो 10, नीचे 5, कट के क्या आएगा, हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी जब ऊपर वैल्यू ज्यादा हो। मतलब मोल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन में जब ज्यादा बने, और ज्यादा किस में बनते हैं, डिसोसिएशन में बनते हैं, एसोसिएशन में बनते हैं, डिसोसिएशन में बनते हैं। लेफ्ट साइड में मोल्स कम और राइट साइड में मोल्स ज्यादा कब होते हैं। अगर NaCl को देखोगे, NaCl में 1 मोल है, राइट साइड में कितने हो जाते हैं तुरंत, NaCl, राइट में 2 हो गए, लेफ्ट में 1 है। तो मतलब यहाँ क्या होगा, मोल्स बढ़ गए। मोल्स बढ़ने का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर I की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डिसोसिएशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिसोसिएशन को। अगर I की वैल्यू 1 से क्या आ गई है, कम आ रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसोसिएशन को। ये डायरेक्टली याद रखोगे, ये रिजल्ट्स है, मैंने समझाए हैं। भाई 1 कब आएगी, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कैंसिल आउट होकर के 1 आएगा। और अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, आयंस ज्यादा हो रहे हैं, तो डिसोसिएट, और अगर कम आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड, जैसे कि अगर डाइमर के केस में देखोगे तो 2 मोल थे, 2 से कितना बना, 1, तो ऑटोमेटिकली कम आ रहे हैं मोल्स। समझ पा रहे हैं ना आप ये बात। तो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप याद रखेंगे बस कि अगर I की वैल्यू 1 आ रही है इन एनी केस, तो वो केस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में ना तो कोई डिसोसिएशन हुआ है ना कोई एसोसिएशन हुआ है। I की वैल्यू बड़ी है तो डिसोसिएशन, I की वैल्यू छोटी है तो एसोसिएशन, एसोसिएशन, बस। तो ये डाटा आपको समझ में आ गया कि अगर I की वैल्यू 1 होगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ना तो एसोसिएशन होगा उस केस में, ना डिसोसिएशन होगा। ग्रेटर देन पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, और लेस देन पर क्या होगा, एसोसिएशन होगा। अब इस I की हेल्प से जो मॉडिफाइड फॉर्मूलाज हैं फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अब चेंज आ गया है, किसके कारण, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट के कारण। इलेक्ट्रोलाइट जो आपने सोल्यूट लिया है उसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। अब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैसे निकाली जाएंगी, वे निकाली जाएंगी इन फॉर्मूलाज के जरिए से। जो फॉर्मूलाज क्या होंगे, पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering
ऑफ वेपर प्रेशर। उसका फॉर्मूला क्या था? पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू क्या था? डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोलवेंट, ऐसा रिप्रेजेंट होता था। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आई की, वोल्टा फैक्टर की। ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा जब हम बात करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट की। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो दिया जाएगा वो फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में किसकी? आई से। आई मींस वोल्टा फैक्टर की। उसके बाद क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको कैसे निकाला जाता था? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। इसको मॉडिफाई करेंगे, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? राइट हैंड साइड में आई मींस वोल्टा फैक्टर की। और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे नोट किया जाता था? पाई से। और वो क्या होती थी? क्या होता था? CRT। इसमें भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? आई से कर देंगे। मींस क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, मतलब एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट वोलेटाइल सोल्यूट ले लेता हूं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ले लेता हूं तो उस केस में आई की वैल्यू 1 हो जाती है। आई की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है, क्योंकि ना तो डिसोसिएशन होता ना एसोसिएशन होता। क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं, ना तो भी डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, तो जो मोल्स की वैल्यू है वो जो डिसोसिएशन से पहले एसोसिएशन से पहले जो रहेगी वही बाद में रहेगी। तो उस केस में आएगी हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। फॉर किसके लिए अगर बात की जा रही है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स के लिए, जैसे कि कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया और एक्सेट्रा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो फॉर्मूला होगा वो ये अप्लाई होगा, क्योंकि उस केस में आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। जैसे कि NaCl के लिए मैंने बताया, NaCl के लिए क्या होगी? NaCl के लिए क्या होगी? आई की वैल्यू 2 होगी। MgCl2 के लिए 3 होगी। या हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन में जो रिलेशन आया था आई से, वहां से आई निकाल करके ही रख सकते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीटली क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है थ्योरेटिकल। अब हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे।